हेलो एवरीवन। इकोनॉमिक होलिक जेबीजी फैमिली में आपका मोस्ट वेलकम है। आई होप आप सब हैप्पी और हेल्दी होंगे और स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। लास्ट क्लास में हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की थी। आज हम करेंगे लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है, इसको गॉसियन सेकंड लॉ भी बोलते हैं, लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन एंड लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन भी बोलते हैं। गॉसियन सेकंड लॉ इस वजह से बोलते हैं क्योंकि जो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है उसको इन्वेंट गॉसियन ने किया था। एंड लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन एंड लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन क्यों बोलते हैं, जो आगे आपको एक्सप्लेन करूँगी टेबल वगैरह के फॉर्म में, तब आपको क्लियर हो जाएगा। अब क्या है कि इसके मीनिंग देख लेते हैं। मीनिंग से पहले इसमें एक नाम से आपको क्लियर होना चाहिए कि लॉ ऑफ इक्वी, इक्वी का मतलब होता है इक्वल करना। मार्जिनल यूटिलिटी किसकी, जो गुड्स की होती है। अगर सिर्फ गुड्स एक की बात चल रही होती तो हम मान सकते थे कि उसमें क्या, कंज्यूमर सिर्फ ये देखता है कि मेरी जो मार्जिनल यूटिलिटी है उसको मुझे मैक्सिमम करना है। लेकिन यहाँ पे बात है एक से ज़्यादा गुड्स पे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो एक गुड्स पे कर रखा उन्होंने, लेकिन लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है वहाँ गुड्स एक से ज़्यादा हो जाती है, 2 4 कितनी भी हो सकती है। फिर इसमें क्या है कि मान के चलते 2 गुड्स की बात करें। यहाँ पे मीनिंग देख लेते हैं कि इसमें क्या है, द कंज्यूमर विल डिस्ट्रीब्यूट हिज और हर मनी इनकम बिटवीन द गुड्स इन सच ए वे दैट द यूटिलिटी ड्राइव्ड फ्रॉम द लास्ट रूपी स्पेंट ऑन ईच गुड इज इक्वल। यहाँ क्या कहना चाहता है कि जो कंज्यूमर है वो अपनी इनकम को इस तरीके से खर्च करेगा कि जब वो लास्ट रुपी खर्च करेगा उन गुड्स पे, तब दोनों गुड्स से मिलने वाले जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है या फिर जो यूटिलिटी होती है वो इक्वल होनी चाहिए। अगर एक गुड से यूटिलिटी 5 मिल रही है तो दूसरी यूनिट से भी उसको यूटिलिटी 5 ही मिलनी चाहिए। मतलब जो लास्ट यूनिट होती है जो वहाँ पे पैसे खर्च करता है उस टाइम दोनों गुड्स से मिलने वाली यूटिलिटी इक्वल होनी चाहिए। अब हमें ये पता है कि कंज्यूमर का मोस्टली कंज्यूमर कोई चीज़ कंज्यूम करने से पहले क्या देखता है कि ये देखता है कि उसके जो वो कंज्यूम कर रहा है, परचेज कर रहा है, उस गुड से उसकी कितनी मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है, मतलब कितनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है एक तरीके से। सेकंड क्या ये देखेगा कि गुड्स के प्राइस कितने हैं। फिर ये भी है कि वो कितने पैसे सोच के चला था कि मुझे इतने रुपए इन पे खर्च करने हैं। ये कुछ बेसिक बात है कि ये चीज़ें तो वो नोट करेगा। तब इसमें क्या है कि कंडीशन ये आ जाती है कि इसमें जैसे फॉर्मूले में आप देख रहे होंगे, इसमें क्या है कि MUA डिवाइड बाई PA इक्वल टू MUB डिवाइड बाई PB इक्वल टू MUN डिवाइड बाई PN। यहाँ पे A क्या है, गुड्स A है, B क्या है, B गुड है। 2 एग्जाम मान के चलते हैं हम कि 2 गुड हैं। अब कमोडिटी ये क्या है, उसमें मार्जिनल यूटिलिटी जितनी भी उसको एक कमोडिटी से मिल रही थी उसको हम डिवाइड करेंगे प्राइस ऑफ दैट गुड। इसी तरीके से जो यूटिलिटी बी से मिल रही थी उसको हम डिवाइड करेंगे उसके प्राइस से, और ऐसे मान के चलते हैं कि एन गुड्स हो जाती है तो उस जो मार्जिनल यूटिलिटी एन गुड्स से मिल रही है उसको डिवाइड करेंगे पी एन से। इसमें क्या है कि जब लास्ट में ये क्या है, ये इक्वल में आनी चाहिए जब ये हम करते हैं। तो अब इसमें क्या है कि कंज्यूमर स्पेंड हिज मनी इनकम ऑन डिफरेंट गुड्स। 2 हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, इस वजह से इसको डिफरेंट गुड्स बोल रखा है। इन सच ए वे दैट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ईच गुड इज प्रपोर्शनल टू इट्स प्राइस। कि जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो इक्वल होनी चाहिए किसके, प्रपोर्शनल टू इट्स प्राइस, किसके प्राइस के होने चाहिए। इसी वजह से इसको जो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी होता है इसको लॉ ऑफ इक्वी प्रपोर्शनेट भी बोलते हैं। अब हम इसकी टेबल की फॉर्म में देख लेते हैं। फर्स्ट में क्या है, हमने सिंपल 2 गुड्स ले रखी है और उनकी मार्जिनल यूटिलिटी बता रखी है। क्वांटिटी जैसे बता रहे हैं कि जैसे फर्स्ट क्वांटिटी वो कंज्यूम करता है MUA, ए कमोडिटी कौन सी है, एप्पल है, B क्या है, मैंगो है। अब जब वो एक यूनिट या एक क्वांटिटी लेता है तब उसको एप्पल से मिलती है 100 मार्जिनल यूटिलिटी, मैंगो से मिलती है 35। जब एक से दूसरी पर जाता है तो हमें ये तो पता है कि मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाएंगी, क्योंकि ये हमने कर लिया था, लास्ट क्लास में किया था कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, जिसमें जो यूटिलिटी थी वो कम होती जाती है जैसे जैसे हम एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते जाते हैं। तो वही चीज़ यहीं पे भी हो रही है, सेम थिंग अप्लाई हो रही है। जब 3rd यूनिट पे जाएंगे तो इसके एप्पल की 80 हो जाएगी और मैंगो की 25 यूटिल्स
आ जाएगी। फिर उसके बाद फोर्थ पे क्या है 70 20। यहाँ आप देख रहे हो जब लास्ट यूनिट परचेज कर रहा है तो यहाँ पे एप्पल से उसको 50 यूनिट यूटिलिटी मिल रही है और मैंगो से उसको 10। अब आपको ये बात तो इसमें से टेबल से समझ में आ जानी चाहिए कि उसको ज़्यादा किससे यूटिलिटी मिल रही है, सेटिस्फेक्शन किससे है, क्योंकि एप्पल देखो स्टार्टिंग में 100 है, इसकी सिर्फ 35 होती है मैंगो की। फिर उसके बाद तो उसको ज़्यादा सेटिस्फाई क्या करा है, उसको क्या पसंद है ज़्यादा, एप्पल। जब वो एप्पल उसे ज़्यादा पसंद है मैंगो के कंपैरिजन में तो क्लियर यहाँ हो जाता है कि वो ज़्यादा क्वांटिटी किसकी, एप्पल की प्रेफर करेगा, क्योंकि उसको मैक्सिमम सेटिस्फाई कर रहा है। मैंगो की वो परचेज़ करेगा लेकिन वो डिपेंड करता है उसकी इनकम की, वो कितनी इनकम परचेज़ करेगा। अब हम देखते हैं इसको एक अच्छे फॉर्म में। अब इसमें क्या है कि जैसे हम मान के चलते कि मनी इनकम कितनी है उसके पास 75 रुपये, वो 75 रुपये घर से लेके चलता है या चलती है, और उसने ये सोच के मार्केट में एंट्री करता है कि मुझे एप्पल और मैंगो लेने हैं। लेकिन प्राइस कितनी है, प्राइस जो एप्पल की है वो 10 रुपये पर यूनिट है और जो मैंगो है उसके 5 रुपये पर यूनिट है। अब ये उनके प्राइस है। अब इस बेस पे क्या करते हैं, सबसे पहले मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी निकाल लेते हैं उसकी कितनी मिल रही है। उसके लिए हम क्या करते हैं, जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है उसको हम डिवाइड करेंगे उनके प्राइस से, जो गुड है उसको उसी के प्राइस से डिवाइड करेंगे। ऐसे इसमें क्या, जैसे ए गुड हमारे पास, ए गुड का इसमें क्या है, जो यूटिलिटी होती है उसको प्राइस कितना है ए गुड का 10 रुपीज़ है, तो हम क्या करें, जब 100 को 10 से डिवाइड करेंगे तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कितनी आएगी, वो 10 आएगी। इसी तरीके से जब 90 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगी, फिर 80 को करेंगे तो 8 आएगी। तो ये टेबल, ये रो है वो इससे हो जाएगी कॉलम। अब बात आती है कि ऐसे हम बी गुड्स का निकालेंगे, तो बी गुड्स में क्या, जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बी की होती है उसको उसके प्राइस से डिवाइड करेंगे तो 7 6 5 4 3 2 आ जाएगी। अब इसमें क्या है कि हमें लो ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी में, जैसे आप पीछे फॉर्मूला में देखते हैं कि कंडीशन क्या होती है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए है डिवाइड बाई पी ए है, इक्वल होने से मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बी डिवाइड बाई पी। अब ये चीज़ हमें इसमें भी अप्लाई करके देखनी होगी। तो इसमें क्या है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ईच गुड इज प्रोपोर्शनल होनी चाहिए टू इट्स प्राइस, हमें वही चीज़ करनी है। अब हम देखते हैं कि जैसे फर्स्ट यूनिट जब हम देखते हैं कि हम एक यूनिट सोचते हैं तो इसकी क्या है, जब एक वो यूनिट परचेज करेगा तो 10 रुपये इस पे खर्च होंगे और 5 रुपये इस पे खर्च होंगे, लेकिन उनकी यूनिट तो इक्वल नहीं हो रही है दोनों की। कंडीशन क्या है कि जो लास्ट यूनिट है वो इक्वल होनी चाहिए जब रुपये वो खर्च करता है। अब हम जैसे फोर्थ यूनिट पे चलते हैं, इसकी 7 होती है, जब एप्पल की तो 4 यूनिट कंज्यूम करता है और वो मैंगो की 1 यूनिट कंज्यूम करता है, तब क्या है यहाँ पे 7 और 7 दोनों के इक्वल हो रहे हैं। लेकिन ये कंडीशन तो पूरी नहीं कर रहा है। कंडीशन क्या है कि ये तो ठीक है कि चलो इनकी हम मान के चलते हैं कि जो रुपए खर्च कर रहा है उनकी यूटिलिटी है, जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है वो इक्वल हो रही है, लेकिन क्या है कि इनकम तो कंप्लीट खर्च नहीं हो रही ना, 75 रुपये उसे लगा के ही आने पड़ेंगे, ये नहीं कि वो कुछ सेव कर लेगा। क्योंकि इसमें है कि लास्ट यूनिट ऑफ मनी, मतलब जो लास्ट रुपए वो खर्च कर रहा है उस टाइम जो उन गुड्स की मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो एक दूसरे के इक्वल होनी चाहिए। क्लियर। तो इस वजह से क्या, जो अगर फोर्थ यूनिट वो कंज्यूम करेगा तो यहाँ पर क्या है, पैसे तो उसके कम खर्च हो रहे हैं, यहाँ पे 40 रुपये यहाँ पे खर्च हो रहे हैं, 5 रुपये यहाँ पे, सिर्फ 45 रुपये खर्च, 35 का उसके बाद में ये लगा लो अगर 45 खर्च हो रहे हैं लेकिन 75 तो फिर भी उसके खर्च नहीं हुए। इसी तरह अगर वो 5 यूनिट पे जाता है कि क्वांटिटी क्या करता है वो इंक्रीज़ करता है कि 5 यूनिट तो मैं परचेज़ कर लूँगा एप्पल की और 2 यूनिट परचेज़ कर लूँगा मैंगो की, लेकिन यहाँ भी उसके सारे पैसे खर्च नहीं हो रहे क्योंकि 60 यहाँ पे हो रहे, 10 यहाँ पे हो रहे, 5 रुपये तो अब भी रहते हैं। तो इसके चक्कर में क्या है कि वो अब आगे और जाएगा 6th यूनिट पे। 6th यूनिट जब करेगा गुड्स की तो इसमें क्या है कि जो 6 एप्पल की वो ले रहा है उसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे, प्राइस कितना है 10 है तो 60 रुपये हो गए। अब 3 यूनिट वो मैंगो की परचेज करेगा, उसके प्राइस कितने 5 रुपये, जब सम करेंगे तो 75 रुपये। तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट ये कि उसके सारे रुपये खर्च हो रहे हैं। अब हम सेकंड क्या है कि उसकी यूटिलिटी भी इक्वल होनी चाहिए। अब यूटिलिटी क्या है, जब वो 6th जो यूनिट है वो एप्पल की ले रहा है उसमें उसकी यूटिलिटी कितनी आ रही है 5 है,
और इसी तरीके से वो मैंगो की ले रहा है 3 यूनिट, उस पे उसकी यूटिलिटी कितनी है 5 है, तो दोनों इक्वल हो रहे हैं। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है, कंप्लीट हो रही है कि जो लास्ट यूनिट जो वो खर्च कर रहा है रुपए, उस टाइम जो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी होती है दोनों गुड्स की वो इक्वल होनी चाहिए, और यहाँ पे ये कंडीशन कंप्लीट हो रही है। तो इसके बाद में क्या है, इसकी लिमिटेशन होती है। इस जो लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम मार्जिनल यूटिलिटी है, सबसे पहले क्या मोर कॉम्प्लिकेटेड होता है। मोर कॉम्प्लिकेटेड क्यों होता है कि अगर यहाँ पे सिर्फ बात करें हम 2 गुड्स की, कि 2 गुड्स थी, तो अब हमने कंपैरिजन करके देख लिया कि इस गुड्स से मुझे ज़्यादा यूटिलिटी मिल रही है, इतने पैसे खर्च कर रहा हूँ तो मुझे इतनी यूटिलिटी मिल रही है या इतनी यूटिलिटी मिलेगी। लेकिन जब गुड्स की बात आ जाती है 2 से ज़्यादा, 5, 6, 10, 12 गुड्स हो जाती है, तब हम कैसे कंपैरिजन करेंगे, या फिर कैसे हम एक तरीके से एनालाइज करेंगे कि किससे मुझे ज़्यादा यूनिट मिल रही है, किससे कम मिल रही है, जो लास्ट रुपीज़ मैं खर्च कर रही हूँ क्या वो इक्वल है, नहीं, ऐसी चीज़ें। तो ये क्या है, ये कि रियल लाइफ में नहीं होता, ये सिर्फ एप्लीकेबल कुछ एक फिक्स्ड गुड्स पे हो सकता है, जब हमें गुड्स 2 या 3 खरीदनी हो, तो मोर कॉम्प्लिकेटेड होता है। सेकंड कैसे लार्ज नंबर ऑफ गुड्स की बात आ जाती है, जो मैंने आपको बताया ही अभी, कि जब गुड्स क्या है, कि जब गुड्स ज़्यादा होती है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें हैं, जब गुड्स ज़्यादा होगी तो ऐसी चीज़ें मेज़र करना टफ है। फिर अब बात आ जाए कि जब गुड्स आर इनसेपरेबल, कि जब गुड्स है उसको हम अलग नहीं कर सकते एक तरीके से। अगर जैसे यहाँ से हम फ्रूट्स की बात करें तो उसको हम एक तरीके से देख सकते हैं कि हाँ मुझे किसकी कितनी यूनिट लेनी है, किसकी नहीं लेनी है। लेकिन जब कोई गुड्स ही बड़ी हो, ज़्यादा प्राइस की हो, तो हम क्या करते हैं, और वो एक में ही उसको हम ये नहीं कि उसके पार्ट परचेज कर लें। जैसे हम बात करते हैं कार की बात करते हैं या बाइक की बात करते हैं, तो हमें उसके ये नहीं देख सकते हैं कि आज हम इसका टायर खरीद लेंगे, कल हम इसकी कोई अलग पार्ट खरीद लेंगे, उसके बाद में कुछ और पार्ट खरीद लेंगे। कार एक है तो उसको हम एक तरीके से परचेज करेंगे, उसकी पूरी ही फॉर्म लेके आएंगे, ये नहीं कि उसके हाफ हाफ पार्ट्स लेके आएंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब सिर्फ कार कार की नहीं है बात, मोस्टली हर एक चीज़ पे अप्लाई हो जाती है लाइफ की। ऐसी चीज़ें, ये सिर्फ जो लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम मार्जिनल यूटिलिटी है, ये एक ही लिमिटेड गुड्स पे ही अप्लाई हो सकता है। अब हम क्या है कि कुछ क्रिटिकल इवोल्यूशन ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस कर लेते हैं, कि जो हमने 2-3 क्लासेस में किया था कि कार्डिनल यूटिलिटी क्या होती है। अब क्या है कि हमें इकोनॉमिक्स में इतना पता है कि जब किसी थियरी में कोई ना कोई कमी पाई जाती है, तभी उसके बाद में नई थियरी इन्वेंट होती है। उसमें कुछ ना कुछ ड्रॉबैक होते हैं, शॉर्ट कमिंग्स आती है। तो इसमें फर्स्ट क्या है कि अनरियलिस्टिक मेजरमेंट है, वो तो अनरियलिस्टिक है भी, क्योंकि हम ये नहीं कि हम कॉपी पेन साथ लेके घूमेंगे, या फिर हम ऐसे अपने माइंड में रखेंगे कि कोई भी गुड्स थे, जैसे हम बात करते हैं कपड़े की बात करते हैं, शूज़ की बात करते हैं, शर्ट वगैरह लेने जाते हैं, तो हम ये थोड़ी डिसाइड करेंगे कि हाँ ये शर्ट है, इससे मुझे 50 यूनिट मिल रही है, इसी का हम सेम पार्ट थोड़ी लेने वाले। अगर हम शर्ट लेंगे तो उसका डिज़ाइन अलग होगा कहीं ना कहीं कुछ, या फिर हम शूज़ लेंगे तो हम एक ब्रांड के सेम थोड़ी लेके आएंगे। अगर ब्रांड सेम है तो हम क्या करेंगे, उसका डिज़ाइन चेंज करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि हम ये बता सकते हैं कि मुझे ये वाली शर्ट ठीक लग रही है फर्स्ट नंबर पे, ये सेकंड नंबर पे, या मुझे ये वाले शूज़ ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं इसके कंपैरिजन में। हम एक तरीके से ना रैंक दे सकते हैं उनको, ये नहीं कह सकते कि हाँ ये वाले मुझे 100 यूनिट के लग रहे हैं, ये मुझे 50 यूनिट के लग रहे हैं, ये मुझे 30 यूनिट के लग रहे हैं। हम यूनिट के झंझट में पहली बात तो पढ़ते ही नहीं, हम क्या कहते हैं उसको रैंक दे देते हैं, अपने प्रीफरेंस बता देते हैं। तो ये अनरियलिस्टिक मेजरमेंट है। दूसरे क्या देखो, इंडिपेंडेंट यूटिलिटी इज, अब इसमें क्या है कि ये मान के चलते हैं जो एक गुड्स की यूटिलिटी होती है वो इंडिपेंडेंट होती है, मतलब उस पे कोई अदर जो गुड्स होते हैं उसका इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं है। अगर हम कोई भी कपड़े लेने जाते हैं किसी भी फंक्शन के लिए, किसी फेस्टिवल के लिए, तो हम क्या करते हैं, सिर्फ हम ये देखते हैं कपड़े के साथ हम कौन से मैचिंग शूज़ पहनेंगे, सैंडल पहनेंगे, या फिर हम वॉच पहनेंगे। ये चीज़ें क्या है हम माइंड करते हैं। इसी तरह हम क्या करते हैं, सबसे पहले कोई गाड़ी वगैरह लेने जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि कौन सी गाड़ी किस ब्रांड की है, उसमें पेट्रोल डलेगा या फिर उसमें डीजल डलेगा। ये चीज़ें क्या है कि एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं इंटरलिंक होती है, कि हम एक गुड्स ये नहीं मान सकते कि अदर चीज़ों पे इफेक्ट नहीं डालती है, क्योंकि गुड्स रियल लाइफ में क्या होती है, या तो सब्स्टिट्यूट होती है या कॉम्प्लीमेंट्री होती है। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो होती है जिसको हम एक के लिए दूसरे प्लेस से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं।
फॉर एग्जांपल चाय और कॉफ़ी ले सकते हैं कि हम चाय नहीं पी रहे तो हम कॉफ़ी पी लेंगे, कॉफ़ी नहीं पी रहे हैं तो उसके जैसे कुछ और देख लेंगे। लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है, जब दो चीज़ें मिलकर एक काम करती है। जैसे गाड़ी है, गाड़ी में क्या है, पेट्रोल डलेगा डीजल डलेगा तभी चलेगी। अब ये तो नहीं कि उसमें कुछ है ही नहीं, पेट्रोल भी नहीं है डीजल भी नहीं है, अकेली गाड़ी गाड़ी थोड़ी चलेगी वो। तो यहाँ पे क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ है। फिर क्या है कि थर्ड इसमें मान रखा है कि MUM इज़ नॉट वैलिड। MUM मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज़ नॉट वैलिड, क्योंकि ये क्या मान के चलते हैं कि जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है वो, कि ये मान के चलते कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है वो कांस्टेंट रहती है। लेकिन रियल लाइफ में तो ऐसा नहीं होता है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है वो कांस्टेंट तो रहती ही नहीं है। वो क्या है, ना ही वो कभी इक्वल टू ज़ीरो आती है। क्योंकि क्या है कि जितने किसी पास पैसे बढ़ते जाएंगे वो और पैसे कमाने की सोचेगा। तो क्या ये भी रियल लाइफ से कनेक्ट नहीं होती है। फिर उसके ये बात है कि मेन क्या है कि इसमें क्या है कि बात तो सिर्फ इन्होंने यही कर रखी है, जो यूटिलिटी होती है अपनी वो क्या, जैसे जैसे हम गुड्स को परचेज करते जाएंगे सेम क्वांटिटी को, सेम क्वालिटी होगी उस गुड्स की, तो उससे मिलने वाले जो यूटिलिटी होती है वो कम होती जाएगी। एक सिंपल सी बात है। ये बात इन्होंने, लेकिन इन्होंने इतनी सारी बातें इसमें ऐड कर रखी थी कि इसकी वजह से क्या है, अज्यूम तो इन्होंने बहुत अजम्पशंस तो इन्होंने इतने मान के चल रहे थे लेकिन एक्सप्लेन कम किया था। अब इसी के जो ड्रॉबैक थे और जो शॉर्ट कमिंग थी या फिर इसमें जो कमियां रह गई थी उसी को एक तरीके से सॉल्व करने के लिए आगे आती है ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अगर नहीं लगी है तो डिसलाइक करें, और अपने जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है ज़रूर बताइए। तब तक आप हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए। थैंक यू।